एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने एक्सटेंशन की डेफिनेशन, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन बात की थी और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री पे भी बात की थी कि हमारे उसमें होम साइंस सब्जेक्ट और एक्सटेंशन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हमारा कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसी में, अब हमने जो पोर्शन पढ़ा था इसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था और होम साइंस हमने ये देखा था कि वो एग्रीकल्चर की ही एक बहन है जो उसमें से निकल के आई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अब उसी में आगे आप देखो जो हमारे देश में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन इस्टेब्लिश होने शुरू हुए। ठीक है, ये आपके हिस्ट्री से ही, हिस्ट्री में से ये आगे का पोर्शन है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या स्टार्ट हुआ है, हमारे देश में आपके जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे देश में इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिनका काम क्या था कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्हें क्या करना था, काम करना था। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और लोगों को पढ़ाना सिखाना, एक्सटेंशन वर्क, ये सब चीज़ें उन्हें करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए एक तो आईसीआर बना। सबसे पहले क्या बना इसमें, आईसीआर बना है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम है। इसमें ना सब कैप्स में होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया टाइप करते समय। ये भी एग्रीकल्चर में ए कैप्स में होगा और रिसर्च में आर कैप्स में होगा। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हमारा क्या था, ये आईसीआर बोलते हैं हम इसे। तो ये आईसीआर का काम क्या था, एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करना और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाना। ठीक है, क्या बनाना, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाना। ठीक है, ये हमारा आईसीआर है। फिर एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ यूनियन। ठीक है, एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ यूनियन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ यूनियन बने, जिसमें किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है, मतलब स्टेट्स में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स बनाए गए। ठीक है, एक तो आईसीआर बनाया और एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए। थर्ड आपने बनाया एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए। ठीक है, रूरल के को डेवलप करने के लिए और स्टेट को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए। ठीक है, फिर लास्ट इन्होंने डेवलपमेंट वर्क डन बाय एनजीओ एंड बिजनेस हाउसेज। ठीक है, जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, इन्होंने भी डेवलपमेंट किया। तो ये चार लोगों ने, चार तरह के ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हमारा काम एक्सटेंशन पे काम करना शुरू किया। ठीक है, तो आज भी देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं यही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर है। मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता ही है कि हर उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। उनमें से एक मिनिस्ट्री आपको पता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, जिसमें जनरली होम साइंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। आईसीडीएस वगैरह आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रहा है। और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के अंदर क्या बना है, आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, इसी के अंदर हमारा क्या चल रहा है, आईसीएआर चल रहा है, आईसीएआर। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या चल रहा है, आईसीएआर चल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ये कब बनी थी, ये आपकी बनी थी 16 जुलाई 1929 को। कब आईसीआर, ठीक है, आईसीआर बनी थी आपकी, आईसीआर आपकी कब बनी थी, स्टार्ट हुई थी 1929 में आईसीआर हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो जो आईसीआर हमारी स्टैब्लिश हुई थी 16 जुलाई 1929 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मल नेम क्या था, इसका मतलब पहला क्या क्या किस नाम से जानते थे इसे, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पहले इसका ये नाम था। ठीक है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इसे बोलते हैं आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पहले इंपीरियल था, अब इंडियन है। ठीक है, तो ये अब इसका नाम चेंज हो गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आईसीआर इंस्टीट्यूट, जब मैंने नोट्स बनाए थे अभी कुछ महीने पहले, तब आईसीआर इंस्टीट्यूट कितनी थी, 111 थी। यानी कि जितनी भी आईसीआर यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं वो हमारी कितनी चल रही हैं, 111। ये क्या करते हैं, ये आईसीआर के अंतर्गत क्या चलती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे मेन काम करती है वो। उसके अंदर होम साइंस सब्जेक्ट चलता है, वेटनरी सब्जेक्ट चलता है, फॉरेस्ट्री चलता है, और इसके अलावा फॉरेस्ट्री, वेटनरी और फिशरीज। ठीक है, इस तरीके के 5 सब्जेक्ट हमारे आईसीआर के अंदर जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनके अंदर हमारा मेन इन 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस रहता है। ठीक है,
अब आजकल इसमें जो होम साइंस सब्जेक्ट, हम पहले ये बीएससी होम साइंस में दिया करती थी यूनिवर्सिटीज़, पर अब इन्होंने होम साइंस का नाम बदल के क्या कर दिया है, कम्युनिटी साइंसेस कर दिया है। ठीक है, आईसीआर वालों ने, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या नाम हो गया है अब होम साइंस का, कम्युनिटी साइंसेस। ठीक है, तो आईसीआर इंस्टीट्यूट जो है हमारा 111 है, यानी कि 111 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे आईसीआर की। ठीक है, जिसमें से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी इसके अंदर 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट में और भी बहुत सी चीज़ें आती है ना इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आपका IVRI आ जाएगा, IVRI। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारी आती हैं। तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं वो कितनी चल रही है, 71 यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में चल रही हैं। यूपी में ही 3, यूपी में शायद 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उत्तराखंड में शायद 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी चल रही है। ठीक है, वर्क ऑफ आईसीआर है हमारा, वर्क ऑफ आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो किस उद्देश्य से इस्टेब्लिश हुआ था, इनका मेन काम क्या क्या थे। इसका एक तो मेन काम थे, इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, जो हमारे केवीके हैं वो हमारे 725 कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं इंडिया में। ठीक है, केवीके हमारे चल रहे हैं, KVK 725। इस समय जब मैंने नोट्स बनाया था तब 725 थे, ये थोड़ा हो सकता है ज़्यादा हो गए हों अब। ठीक है, तो उस समय 725 KVK हमारे थे। KVK क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें होम साइंस की भी बहुत सारा स्कोप है, जो आप रिसर्चेस करते हो होम साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे। तो कृषि विज्ञान केंद्र में आपका 725 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो कितनी 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 725 जो है 725 हमारे KVK हैं। ठीक है, और जो आपकी इंस्टीट्यूट है आईसीआर इंस्टीट्यूट है आपके 111। ठीक है, तो ये जो आपके ये हैं आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ 111 के अंदर ही आएंगी। ठीक है, फिर है हमारा वर्क ऑफ आईसीआर। आईसीआर के काम क्या क्या है, जब आईसीआर बनाई गई थी तो इनका मेन काम क्या था, एक तो एजुकेशन देना काम था, पढ़ाई कराना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराना। ठीक है, दूसरा रिसर्च करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करना, और एक्सटेंशन वर्क करना। एक्सटेंशन वर्क करना मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो आपके घर घर तक पहुंचाना। ठीक है, हर चीज़ को जो लैब्स में काम हो रहे हैं उन्हें घर तक पहुंचाना, लोगों के साथ मिलके काम करना, जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल का जो है बेहतर डेवलपमेंट करना, ये सब आपका किस में आएगा, ये सब आपका आएगा वर्क ऑफ आईसीआर में। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी मेनली 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो इंडिया लेवल हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आईसीआर का काम क्या था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को खोलना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी एक तो सेंट्रल लेवल पे होगी। सेंट्रल लेवल मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही है। ठीक है, जिसके जो मालिक हैं वो कौन है, मोदी जी हैं एक तरीके से। ठीक है, और अगर हमारी जो इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी होती हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, जैसे कि यूपी के स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जिनका मेन मालिक कौन है, यूपी की स्टेट में जो आपके जो मेन मालिक क्या हो गए, योगी जी हो गए उसके। ठीक है, तो वो क्या है, ये आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ठीक है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर चल रही होती हैं। तो इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी जनरली इसमें 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इम्फाल मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के अंदर है ये, इम्फाल मणिपुर के अंदर है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद CAU पूसा बिहार के अंदर है ये। CAU जो है हमारी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा कैपिटल में बनेगा CAU। ठीक है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है ये हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पूसा बिहार। ठीक है, ये भी क्या है हमारा पूसा भी 19 इसमें गलत आ गया है। ठीक है, ये अब हमारे क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, ये 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है ये 3। ठीक है, कौन सी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल वाली, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर झांसी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जो आपके ICR नेट वाला क्वेश्चन है, ASRB नेट, उसमें आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमारे क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ठीक है, इसके अलावा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट UP, और आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है,
ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट के थ्रू ऑटोनॉमी मिल जाती है, ठीक है। वो अपना खुद का सिलेबस और खुद वो अपने खुद के क्वेश्चन पेपर वगैरह वो खुद सेट कर सकती हैं, तो वो क्या है, वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आपके, तो हमारे इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, लगभग टोटल 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब 63 अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में ही अकेली 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो मेरठ में ही है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में हमारी 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो तो एटलीस्ट अपने स्टेट का देख लेना है कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर है कृषि विज्ञान केंद्र फार्म साइंस सेंटर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, एक तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही है आईसीआर के अंतर्गत, डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही है, और केवीके चल रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। केवीके अभी मैंने बताया था आपको 725 केवीके हैं हमारे पास इस समय इंडिया में, ठीक है, और ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नए केवीके भी खुलते जा रहे हैं। तो जब मैंने नोट्स बनाए थे तब 725 केवीके थे, लगभग 3-4 महीने हो गए इन नोट्स को बने हुए, तब 725 केवीके इसमें थे, ठीक है। और जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र खुला था आईसीआर के अंतर्गत, वो खुला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु किसके अंदर चल रही है, आईसीआर के अंदर चल रही है, और यही इसी के अंदर क्या खुले थे, केवीके खुले थे। कुछ केवीके सीधे आईसीआर के अंतर्गत चलते हैं, कुछ केवीके किसी पर्टिकुलर स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलते हैं, ठीक है। इसमें और इसका इतना समझ में आ गया ना। तो हमारी क्या चीज़ें हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चल रही है आईसीआर के अंतर्गत, और आपकी क्या चल रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे चल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रोग्राम चल रहा है लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब है ये, लैब नहीं है, लैब है, LAB, ठीक है, लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंटेड इन लैब इंट्रोड्यूस टू लैंड, ठीक है। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी लैब्स में इंट्रोड्यूस बन रही हैं, ठीक है, जो भी लैब्स में इन्वेंट की जा रही हैं, उन टेक्नोलॉजी को कहाँ तक पहुँचाना, उन टेक्नोलॉजी को जो हमारे फार्मर्स हैं, जो गांव हैं, जो विलेज है, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है, वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लैब टू लैंड प्रोग्राम है, ठीक है। ये भी आईसीआर के अंतर्गत चल रहा है। आईसीआर ने स्टार्ट किया था, कब ये स्टार्ट किया था, ये 1979 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया था लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है, 1979 में आईसीआर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था। कब, आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके अंतर्गत इसको किया गया था, ठीक है। तो मेन जो आपका आज हमने जो पढ़ा, एक तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एजुकेशन पे काम किया गया, तो नेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर पे काम किया और एक्सटेंशन एजुकेशन पे काम किया, तो मेन 4 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस पर काम करते हैं, जिसमें से सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, एग्रीकल्चर आईसीआर है, जो हमने पढ़ा। आईसीआर हमारा क्या है, 16 जुलाई 1929 में स्टार्ट हुआ था, पहले से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते थे। इसके अंदर लगभग 111 इंस्टीट्यूट इस समय चल रहे हैं एग्रीकल्चर, जिसमें से 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आपका वर्क ऑफ आईसीआर का वर्क क्या है, एक तो एजुकेशन देना, रिसर्च देना और एक्सटेंशन वर्क करना, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इसके अंतर्गत चल रही हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और लैब टू लैंड है, एक तो इसको ठीक कर लेना, ये लैब है, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम चल रहा है, LAB, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब जो भी लैब में आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो इन्वेंशन हो रहा है, उनको हमें कहाँ तक पहुँचाना है, लैंड तक पहुँचाना है, ठीक है। तो मेन जो आपकी हिस्ट्री है रिसर्च की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो पूरी रिसर्च आपकी हिस्ट्री इतनी है जो हमने अभी पढ़ा कि जो आपका यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहाँ से शुरू हुआ था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ से शुरू हुआ था, आपका होम साइंस एक्सटेंशन कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमने लास्ट क्लासेस में सारा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेन आईसीआर के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इंट्रोडक्शन पार्टी चल रहा है हमारा, तो इसमें अगर आप देखोगे कंपोनेंट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन के कंपोनेंट क्या क्या है।
ठीक है। तो एक्सटेंशन के कंपोनेंट क्या क्या है, नॉलेज एंड स्किल ऑफ विलेज, यानी कि जो आपके विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, उनको क्या देना है, ज्ञान और कौशल देना है, नॉलेज और स्किल देनी है हमारे विलेजर्स को। ठीक है। तो एक्सटेंशन का एक काम तो ये है कि जो भी विलेजर्स हैं उनको भाई बताना है कि आपके घर में ये वाली आपके बच्चे में पीएम की प्रॉब्लम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की है, आपको क्या करना है, उसे प्रोटीन रिच डाइट देनी है। ठीक है। तो नॉलेज और स्किल देना है हमें विलेजर्स को। ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नए नए संसाधनों को समझाना उन्हें कि आजकल मार्केट में ये चीज़ें आई हैं, इस तरीके का नया फर्टिलाइज़र आया है। ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन उनको देना। ठीक है। नए संसाधन और नई तकनीक की शुरुआत तक सलाह और जानकारी उन्हें देना। ठीक है। मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। मोटिवेशन उन्हें देना और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्वॉल्व करना। ठीक है। कि वो उनको खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि वो बहुत अच्छे अपना ग्रोथ, अपनी फसल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। मेन आपको पता ही है एक्सटेंशन में हम किसके लिए लेते हैं, मेन हम जो फार्मर्स हैं, जो हमारे कृषि भाई हैं, उनके लिए हम एक्सटेंशन को लेते हैं। ठीक है। फार्मर्स पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। फार्मर्स पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रैक्टिस के लिए जो आपके फार्मर्स पीपल्स हैं, फार्मर्स पीपल्स को प्रैक्टिस कराई जाए, किस तरीके से उन्हें खेती करनी है। ठीक है। अभ्यास के लिए किसान जन संगठन बनाए जाएं। प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, और सभी जानकारी हमें किसको देनी है, एक्सटेंशन के अंतर्गत हमें उन लोगों को देनी है। हर तरह की जानकारी जो उनके लिए उपयोगी हो वो उन्हें देनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको देख लेना। इसके बाद जो ये है, ये एग्जाम में आता है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है। मेन क्या है, ये प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन है जो एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है। ठीक है। इसमें आप देखोगे एनालाइज द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विलेजर्स। ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो आपको किसी एरिया में एक्सटेंशन वर्क करना है, ठीक है, आपने सोचा है कि मैं इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट करूँगी, मैं या मेरा एनजीओ, मेरा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, वो हमारा क्या करेगा, इस एरिया को डेवलप करेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे एनालाइज द सिचुएशन, प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विलेजर्स। ठीक है। सबसे पहले आप उस विलेज में जाओगे, ठीक है, वहाँ बात करोगे, उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, उनसे घूमोगे फिरोगे, उनकी एक एक चीज़ उनकी ऑब्जर्व करोगे। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विलेजर्स। ठीक है। और इससे आपको क्या, और किस में आप कर रहे हो, प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विलेजर्स, जो आपके विलेजर्स हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाके के सिचुएशन को देख रहे हो। ठीक है। एनालाइज द सिचुएशन को, जो भी आपने एरिया सोचा है कि आप इस एरिया पे काम करोगे, तो उस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आप किससे, वहीं के जो विलेजर्स हैं उनसे पूछो कि भाई आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स है, या किस तरीके से आपको क्या लगता है कि आपके, तो वो खुद बताएंगे कि यार हमारे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। उसके बाद आप देखो कि आप किस तरीके से उनको ये बता सको कि हाँ, आपको हो सकता है कि आपके बच्चों में क्या है, आयरन की कमी है, तो आप उनको उसी तरीके से ट्रीट करो जो भी चीज़ वो चाहते हैं। ठीक है। तो एनालाइज द सिचुएशन, प्रॉब्लम, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विलेजर्स। ठीक है। डिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स डिसाइड करोगे, जो भी आपको एक्सटेंशन का काम करना है। ठीक है। फिर टीचिंग टेक्निक्स डिसाइड करोगे। आपने उनसे पूछा कि भाई आपको मेन क्या दिक्कत इस समय लगता है कि आपके गांव में है। ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि बाकी तो सब ठीक है, पर बस हमारे वहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि उनके घरों में किस तरीके की डाइट जो है वो यूज़ हो रही है। तो उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे। ऑब्जेक्टिव बनाई आपने, पहले तो आपने एनालाइज द सिचुएशन को एनालाइज करोगे। आप ये देखोगे कि कैसी डाइट वो यूज़ कर रहे हैं, बच्चे कितने तरह का मील खाते हैं, कितने बार मील खाते हैं, डाइट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव और गोल्स बनाओगे कि हमें क्या करना है, इनकी जो डाइट है उस पर काम करना है ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन पढ़ाई में बने। ठीक है। फिर आप टीचिंग टेक्निक यूज़ करोगे। टीचिंग टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा सिखाओ कि भाई छोटी छोटी सी मूवीज़ ले जा करके उन महिलाओं को बताओ कि आपके जो बच्चे इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपके वहाँ डाइट्स में ये प्रॉब्लम है। बच्चों का मन पढ़ाई में तब लगेगा जब उनकी डाइट में आयरन होगा तो दिमाग चलेगा तो आप बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो ये आप उनको टीचिंग टेक्निक्स में कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, ये सब चीज़ें आप उसमें सिखा सकते हो। फिर हो गया इवोल्यूशन। फिर आप इवोल्यूट करोगे कि सच में आपने जो मेथड दिया है, क्या सच में मदर उसे यूज़ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उसके बाद आप कंसिडरेशन करोगे, पुनर्विचार करोगे कि आपका जो भी
उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या आपको इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके जो स्टेप्स हैं ये आते हैं एग्जाम में लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन का एनालिसिस करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बनाओगे, फिर आप टीचिंग टेक्निक्स करोगे एक्सटेंशन प्रोसेस में, उसके बाद आप एवेल्यूशन करोगे और फिर रिकन्सिडरेशन आपका सबसे लास्ट में है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो वापस फिर आप इसी को स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर साइकिलिंग में चलेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे प्रसार की प्रक्रिया है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, इस टाइप से लगाने के लिए आ जाते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के। इससे पहले फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का कार्य क्या है, क्या कार्य है, मेन है चेंज इन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इफिशिएंसी। ठीक है, इन सब में क्या लाना है, बदलाव लाना है। मतलब आपको अपने नॉलेज लेवल में बदलाव लाना है, स्किल्स में बदलाव लाना है, एटीट्यूड में बदलाव लाना है, अंडरस्टैंडिंग में बदलाव लाना है, कॉन्फिडेंस में बदलाव लाना है और सेल्फ इफिशिएंसी में बदलाव लाना है। जो आपके विलेजर्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप इस तरीके से काम करो कि उनके नॉलेज में अगर वो नहीं चाहते कि बेटियों को पढ़ाएं तो उन्हें इस तरीके से डील किया जाए कि वो अपने आप से ही इसके लिए रेडी हो जाएं कि बेटियों को पढ़ाना अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड में, अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्फिडेंस में, सेल्फ इफिशिएंसी में बदलाव लाना है। ये मेन फंक्शन है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या सिद्धांत है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ लर्नर। ठीक है, जो भी सीखना चाहता है उसका इंटरेस्ट क्या है, इसको आपको देखना है और उसकी ज़रूरत क्या है, आप उसे वही सिखाओ। ठीक है, अगर उसे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे ज़बरदस्ती सिखा के उसका टाइम वेस्ट मत करो। ग्रास रूट प्रिंसिपल है, मतलब आपको क्या करना है, ग्रास रूट मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे, बिल्कुल नीचे के लेवल पे, गाँव के लेवल पे आपको जा करके काम करना है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हम सबसे नीचे के लेवल पे जाके काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, किस में आप काम कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज एंड डिफरेंसेस पे आप काम कर रहे हो। आपको ये देखना है जब भी आप एक्सटेंशन वर्क करो तो आप इस बात को लेके चलोगे कि लोगों में कोई आपकी बात एकदम मान लेगा, कोई नहीं मानेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों में क्या होता है, कल्चरल चेंजेस होते हैं और डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले से ही सोच के चलना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आपका जो भी काम है वो हर लेवल पे एकदम इफेक्टिव हो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, कहीं वो जल्दी इफेक्ट डालेगा, कहीं उसको टाइम लगेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा किस पे मेन फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, मतलब कर करके आप चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, मेन आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो एग्जाम में आता भी है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है इसकी। ठीक है, प्रैक्टिकल कर करके आप चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फाई करने का काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कि जो भी आप जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपसे सेटिस्फाई हो, वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जो आपने उसको सिखाया है। आप उसे एक ऐसी वो सिखा के आओ फार्मर की टेक्निक, जिससे उसके प्रोडक्शन में, जो उसका क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसको हेल्प मिले। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन मतलब मिलजुल के, ऐसा नहीं है कि आप ही करते रहो, आप फार्मर्स भी आपके साथ मिलें, आप इस तरीके की टेक्निक लगाओ कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, कोऑपरेशन मिलजुल के काम करा जाए। लीडरशिप प्रिंसिपल है, मतलब आपको उनमें ये देखना है कि कोई ऐसे लीडर्स भी हों, अगर हम सिर्फ आपके कहने से नहीं चलेगा, अगर वहाँ से आप लीडर्स को भी लो, लोकल लीडर्स को, तो उनकी हेल्प के साथ आपका काम चल सकता है। ठीक है, होल फैमिली प्रिंसिपल मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको विलेजर्स के साथ ही काम करना है, आपको पूरे परिवार को लेके चलना है। ठीक है, मतलब उनके बच्चे, उनकी वाइफ, तभी तो अब होम साइंस स्टार्ट हुआ है ना इसमें, ताकि फॉर्म वाइफ के साथ कौन डील करे, होम साइंस डील करे। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल टीचिंग यही है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके सिखाना, ये सब आपके क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसने दी थी, कैल्सियन हर्नी ने दी थी, और ये एग्जाम में आती भी है। ठीक है, कैल्सियन हर्नी का नाम आता है एग्जाम में कि इन्होंने क्या दिया था, एक्सटेंशन एजुकेशन की फिलॉसफी दी थी। तो इसके अनुसार एक्सटेंशन एजुकेशन किस पे बेस्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल की, पीपल्स जो लोग हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल विलेजर्स वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन एंड प्रोग्रेस ऑफ रूरल पीपल्स। ठीक है, जो आपके रूरल पीपल्स है उनको प्रमोट करना, उनको प्रोग्रेस देना, उनको बेहतर बनाना, उनका डेवलपमेंट करना, इस पर मेन आपका जो एक्सटेंशन
एक्सटेंशन एजुकेशन है वो बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, ठीक है। आपको उन्हें ये नहीं सिखाना है कि व्हाट टू थिंक मतलब कि वो क्या सोचे, बल्कि वो कैसे सोचे, हमें उनको ये सिखाना है, ठीक है। किस तरीके से सोचा जाए तो वो हमें उन्हें सिखाना है। ये नहीं सोचना है कि क्या सोचें, ठीक है। आप सीधे सीधे ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करोगे कि सीधे आपको यही सोचना है, बल्कि आपको उन्हें एक तरीका सिखाना है कि कैसे सोचना है, ठीक है। हेल्प पीपल टू हेल्प पीपल सो दे कैन हेल्प देमसेल्फ, लोगों की हेल्प करना ताकि वो अपनी हेल्प खुद कर सके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। कोऑपरेशन और लीडरशिप का डेवलपमेंट करना, मिलजुल के काम करें, लीडर्स निकल के आए उसमें से, ठीक है, जो और लोगों को भी चीज़ काम करना सिखाएं, ठीक है। तो ये आपको कोऑपरेशन के साथ काम करना, ठीक है, कोऑपरेशन का डेवलपमेंट होना विलेजर्स में और लीडरशिप का डेवलपमेंट होना। एवरीवन नीड्स एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट, सो डेवलपमेंट आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है। एवरीवन नीड्स एंड हर किसी के नीड्स और इंटरेस्ट जो हैं वो डेवलपमेंट है, तो हर किसी का डिफरेंट है, तो हर किसी का डेवलपमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके फिलॉसफी है एक्सटेंशन एजुकेशन की। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी का बच्चों बालकों वाला क्वेश्चन आया था ये एक बार, उन्होंने पूछा था होम साइंस एक्सटेंशन इज होम साइंस एक्सटेंशन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो होम साइंस में क्या क्या आएंगे। होम साइंस एक्सटेंशन एक तो एक्सटेंसिव फील्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक्सटेंसिव फील्ड का मतलब फैला हुआ फील्ड है, इसमें बहुत कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका देखोगे आप तो इसमें आपके 5 फील्ड हैं, ठीक है। कौन कौन से फील्ड हैं, एक तो फूड एंड न्यूट्रिशन है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सबको पता है कि हमारे होम साइंस में 5 पोर्शन पाए जाते हैं, 5 हम अपने होम साइंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप देखोगे तो बीएससी तो होम साइंस में होते हैं, लेकिन एमएससी इन सब्जेक्ट्स में होते हैं। एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी इन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एमएससी इन एक्सटेंशन, एमएससी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और एमएससी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। आपको एमएससी इन सब्जेक्ट्स में मिलती है, आपका एक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन आपको लेना होगा, उसी में आपकी मास्टर्स होगी, ठीक है। लेकिन बीएससी में हमारे जो है होम साइंस को हम इन 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में हम फूड के बारे में पढ़ते हैं, अपनी बॉडी का जो बायोलॉजी है, जो न्यूट्रिशन है, किस तरीके से फूड हमारी बॉडी में काम करता है, ये पढ़ते हैं। एक खुद का इंस्टीट्यूट हम फूड का किस तरीके से खोले, जैसे रेस्टोरेंट खोलना, फूड इंस्टीट्यूट, फूड का जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ढाबे हो गए, कॉफ़ी हाउस हो गए, ये सब खोलना हम सीखते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है। ये सब हमारा फूड डाइटिशियन वाला पोर्शन जो है वो हमारे किस में आता है, सब फूड एंड न्यूट्रिशन में आता है। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, कपड़ों को बनाना, कपड़ों को डिज़ाइन करना, टेक्सटाइल फाइबर्स को समझना, फाइबर्स के साथ डील करना, ठीक है, रेशे के साथ, कपड़ों के साथ डील करना, ये सब किस में आएगा, डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइलिंग वगैरह क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में। एक्सटेंशन में वही आएगा जो भी आपने पढ़ा है वो गाँव गाँव जाके आपको महिलाओं तक अपने जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना, ठीक है। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में फैमिली के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब बजट बनाना, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आपके सभी मेंबर्स का, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी आपका इसमें आता है, एडोलसेंट साइकोलॉजी आता है, काउंसलिंग आता है, जितना भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे 5 फील्ड हैं होम साइंस के, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब तो शायद नहीं आएगा। उन्होंने पूछा था कि होम साइंस के कितने मेन फील्ड्स होते हैं, तो हमारे कितने फील्ड्स होते हैं, 5 फील्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 5 ही फील्ड्स के आप देखोगे आपका जो सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अगर आपने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़ा है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी आपने सिलेबस में पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर होंगे, ठीक है। फिर है रोल ऑफ होम साइंस। होम साइंस के रोल क्या क्या हैं, ठीक है। होम साइंस का पहला रोल क्या है, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में, ठीक है। किसमें हम होम साइंस को यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, टू इनेबल फैमिली लाइफ, ठीक है। फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने का काम करना है होम साइंस में, ठीक है। क्या करना है, फैमिली लाइफ अच्छी हो भाई, आपकी क्वालिटी हो, आपकी फैमिली में हैप्पी फैमिली हो, तो ये हमारा होम साइंस का एक काम है। दूसरा है डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस इन वुमेंस, ठीक है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुण का विकास करना, महिलाएं खुद से अपने पैरों पर खड़ी हों और अपनी अर्निंग करें, अपने परिवार को बेहतर चलाएं, ठीक है। चेंज इन अ फैमिली एटीट्यूड, जो परिवार का जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव लाना, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, रोल
रोल है होम साइंस की। चेंज इन अ वुमेन्स एटीट्यूड, महिलाओं के एटीट्यूड में बदलाव लाना, ठीक है, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उन्हें पता चले कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली में उनकी अपनी एक जगह होनी चाहिए, वो भी कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। फैमिली लेवल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, परिवार का स्तर जो है उसको उठाना, ठीक है, परिवार के लेवल को ऊपर लेके जाना। इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ के फील्ड में आपको स्वास्थ्य अच्छा रहे आपके फैमिली के सभी सदस्यों का, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना और फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण पे काम करना। बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे रोल ऑफ होम साइंस है। होम साइंस के बहुत सारे रोल है, आप बैठ के पूरी लिस्ट पूरा पेज भर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ लिया है एक्सटेंशन में हमने और अभी आगे भी बहुत कुछ है, इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी बड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारा, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय यूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आपका जो जीवन का स्तर है उसको बेहतर बनाना, और कैसे बेहतर बनाना, आपके जो आसपास के जो चीज़ें हैं, जो संसाधन है, उन्हीं को यूज़ करके, नेचुरल संसाधनों को यूज़ करके आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाना, ठीक है। नॉलेज टू फार्मर इन practical application that increase ये दो बार आ गया है, दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ठीक है, ये हटा देना, ठीक है, दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नॉलेज टू फार्मर की नॉलेज बढ़ाना, ठीक है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, ठीक है, दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ठीक है। अगर आप फार्मर्स को अच्छी नॉलेज दोगे तो एक्सटेंशन वाले क्या करते हैं, फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई नॉलेज देते हैं, तो जिससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम जो है बढ़ती है। और प्रोडक्टिविटी और इनकम अगर बढ़ेगी तो फार्मर क्या करेगा, वो मनी जो है वो अपनी फैमिली पे स्पेंड करेगा, और फैमिली का जो है मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर होगा, ठीक है। इंक्रीज ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अगर अच्छी कमाई होगी तो आपका जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में भी ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल फैमिली प्लान्स, विलेज प्लान्स, ठीक है, और आपके जो भी आप प्लान बनाते हो, ठीक है, जैसे फैमिली प्लान्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बच्चे दो ही अच्छे वाले जो चल रहे थे, वो सब एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत ही तो चल रहा है। ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे कैंपेन जो है, ये सब हमारे पोलियो ड्रॉप्स, ये सब एक्सटेंशन एजुकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रूरल पीपल्स कैन यूज देयर टैलेंट, ठीक है, और रूरल पीपल्स में बहुत टैलेंट होता है, तो हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपने टैलेंट को और स्किल्स को यूज़ कर सकें। यूज़ लोकल रिसोर्सेज, अपने लोकल रिसोर्सेज जो आसपास के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है, चेंज इन एटीट्यूड है आपके अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना। वॉलंटरी डेवलप होना, ठीक है। वॉलंटरी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, खुद से अपना डेवलपमेंट करना चाहूँ, ऐसा नहीं कि दूसरा मुझसे कह रहा है तो वो तो जो कह रहा है मैं खुद फील करूँ कि मुझे अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो वो वॉलंटरी डेवलपमेंट होगा। ब्रिंग चेंजर एटीट्यूड नॉलेज फंक्शनैलिटी, ठीक है, चेंज इन एटीट्यूड होगा यहाँ पे, चेंज इन एटीट्यूड, ठीक है, आपके एटीट्यूड में बदलाव लाना, नॉलेज में और फंक्शनैलिटी में बदलाव लाना, ठीक है, इन सब में बदलाव आपको लेके आना है, ठीक है, अपने एटीट्यूड में, अपने दृष्टिकोण में, अपने सोचने के तरीके में, अपने नॉलेज में, ज्ञान में, ठीक है, फंक्शंस आप किस तरीके से सोचते हो, इन सब चीज़ों में क्या लाना है, बदलाव लाना है। और लर्निंग बाय डूइंग हमारा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन का, मेन ऑब्जेक्टिव है आपका इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेजर, जो हमारे गाँव हैं के लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, फैमिली वेलफेयर पे काम करना, नीड ऑफ इंडिविजुअल पे काम करना, हर व्यक्ति की ज़रूरतों पे काम करना, कम्युनिटी एंड नेशन वेलफेयर पे काम करना, ठीक है। आपकी जो कम्युनिटी है, जो गांव हैं, जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं उनके, और जो नेशनल लेवल के जो वेलफेयर लोग हैं उन पे काम करना, वेलफेयर पे काम करना। एक गांव का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली किसका डेवलपमेंट होगा, फाइनली आपका डेवलपमेंट होगा नेशन का, ठीक है। हमारे देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब हर गाँव क्या हो, डेवलप्ड हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या
क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन के, ठीक है। तो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये सब हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का इंट्रोडक्शन है। अभी 1-2 दिन और चलेगा इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम एक्सटेंशन की हिस्ट्री पे बात करेंगे, जो जो प्रोग्राम हमारे देश में कब से स्टार्ट हुए थे चलने और कौन कौन से प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।